जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका ट्रिकी वाले यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में आप जो पढ़ने वाले हैं ना, तो केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अम्ल, भस्म और लवण। तो आज की क्लास में एसिड, बेस एंड साल्ट को बहुत ही डीपली ना तरह से, मतलब होता है ना एक तरह से डेप, बहुत ज़्यादा हम डीपली पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप जरूर ही इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ना हम एसिड को पढ़ाते हैं और मज़ा आएगा आपको एसिड को पढ़ करके। देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक आप इस वीडियो को पढ़िए। देखिए, एगो एसिड है, अम्ल को पहले पढ़ लेते हैं ना। अम्ल किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही पर्याप्त है ना। आप पढ़ करके देखिए, मजा आने वाला है आपको। तो एसिड पहले तो अम्ल भाई है क्या? अम्ल हम लोग क्या बोल सकते हैं सर ना? तो क्या बोलिएगा सर, अम्ल तो स्वाद में खट्टा होता है ना। यह जो है क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो यह सब तो इसका भौतिक गुण है। अम्ल की परिभाषा की बात किया जाए तो कुछ जो आपके वैज्ञानिक हैं उन्होंने अम्ल की परिभाषा दिया है। जैसे अगर आप देखेंगे जिनका नाम है आर्हेनियस, तो कहेगा कि सर आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या है ना। कहा जाता है कि आर्हेनियस ने अम्ल की क्या परिभाषा दिया, तो इन्होंने कहा कि भाई अम्ल वह पदार्थ है ना जो जल में घुल करके H आयन देता है ना। वह पदार्थ ऐसा इसका डिफिनेशन हो सकता है कि वह पदार्थ ना जो जल में घुलकर ना H आयन देता हो ना, हाइड्रोजन आयन देता हो, H आयन देता है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, अम्ल कह देते हैं। तो अम्ल की परिभाषा क्या हो गया आर्हेनियस के अनुसार? तो आप ये भी बताइएगा कि जो जल में घुल करके H आयन देता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अम्ल बोल देते हैं। और वही अगर जल में घुल करके OH आयन देता तो हम लोग उसको क्षार कह देते। तो क्षार की तो बाद में उसकी परिभाषा बताएंगे, सबसे पहले अम्ल को ही पढ़ लिया जाए, ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे कि सर एग्जाम्पल भी देकर के बताइए कि सर कौन कौन सा जो है अम्ल है। तो सर आप देखेंगे ना, ये होता है HCl, इसमें H आयन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया ना, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल देखने के लिए मिलेगा। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है? तो बोलिएगा सर अम्ल का एग्जाम्पल है। नाइट्रिक अम्ल का भी देखेंगे, HNO3 का ना, तो HNO3 का भी किसका एग्जाम्पल है? तो ये सारा जो है ना आपका अम्ल का एग्जाम्पल देखने के लिए मिलता है। अब दूसरी बात है कि सर इस परिभाषा को, अम्ल की परिभाषा को और वैज्ञानिकों ने बताया भाई, लेकिन एक ही बात बताए हैं, यही बतिया बताए थे, बस थोड़ा सा अलग था। जैसे क्वेश्चन भी यहां से पूछता है, कहेगा ना आपसे कि बताइए कि ब्रास्टन लॉरी के अनुसार ना, ब्रास्टन लॉरी एक है ना, ब्रोस्टेन लॉरी। तो ब्रोस्टेन जो लॉरी है उनके अनुसार अम्ल क्या है? तो वो भी यही चीज बोले हैं कि जो जल में घुल करके या जिसमें जो होता है, जिसमें प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता होता है, जिसमें प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता होता है। प्रदान मतलब त्याग करने की क्षमता होता है। प्रदान या त्याग करने की क्षमता होता है, क्षमता होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल कहा जाता है। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या है कि जो जल में घुल करके H आयन देता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, अम्ल। और बाबू ब्रास्टन लॉरी के अनुसार क्या है, जिसमें प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता होता है, त्याग करने की क्षमता होता है, उसी को अम्ल कहा जाता है। एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम है बाबू, जिनका नाम है ना लुईस के अनुसार जो अम्ल क्या है भाई, लुईस ने क्या परिभाषा दी है? तो कहा जाता है कि लुईस के अनुसार क्या हो सकता है? तो कहा जाता है ना, जिसमें जो होता है बाबू निर्जन जोड़ी को, जिसमें निर्जन इलेक्ट्रॉन युग्म के इलेक्ट्रॉन के ना जोड़ी को ग्रहण करने की क्षमता होती है, ग्रहण करने की
क्षमता होती है ना, उसे कहा जाता है अम्ल कहा जाता है भाई। तो तीनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग अम्ल की परिभाषा बताया है, लेकिन बात तीनों का एक ही है बाबू, घुमा फिरा करके बात कहा गया है, एक ही है। तो आप एक ही याद कर लेंगे ना, बाद बाकी जो है हो सकता है कि आपके एग्जाम में ना आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा पूछ दे, आर्हेनियस के अनुसार पूछ सकता है ना, ब्रोंस्टेन लोरी के अनुसार पूछ सकता है, या लुईस के अनुसार पूछेगा। तो पूछेगा किसी तरह से पूछेगा तो आप इसका सही जवाब दे पाएंगे और दे दीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। अब हम लोग को जो समझना है ना कि अम्ल के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं ना। अच्छा, कुछ और भौतिक गुण भी देखा जाए कि सर अम्ल का भौतिक गुण देखिए, तो सर अम्ल का भौतिक गुण में आप 2 याद ही रखेंगे, 2 से ही ज्यादा आपके क्वेश्चन बनेंगे ना। ये तो आपका रासायनिक गुण हो गया। तो भौतिक गुण क्या होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो भौतिक गुण होता है, जैसे भौतिक गुण होता है अम्ल के ना कि स्वाद में खट्टा होंगे। स्वाद में क्या हो जाते हैं, स्वाद में तो खट्टा होता है मेरे भाई। स्वाद में क्या होंगे, स्वाद में खट्टा, स्वाद में कैसा होंगे, खट्टा हो जाते हैं। स्वाद में कैसा होते हैं मेरे भाई, खट्टा होते हैं। दूसरा पॉइंट और अगर देखोगे कि भौतिक गुण क्या हो सकता है सर ना, तो एक ट्रिक है इसका ना कि अनीला, क्या ट्रिक है, अनीला, अनीला ना। अनीला मतलब अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ऐसे भी एक बार क्वेश्चन बने हैं, पूछे गए हैं, तो याद रखेंगे कि जो अम्ल होता है, अम्ल ना, अम्ल जो होता है, अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को, लिटमस पत्र को ना क्या कर देता है, लाल कर देगा। क्या करता है, लाल करता है। तो यह इसका भौतिक गुण हो गया। तो भौतिक गुण भी देख लिए, रासायनिक गुण भी देख लिए। अब हम लोग टाइप्स ऑफ अम्ल देखते हैं कि अम्ल के कितने प्रकार होते हैं, वो भी सारा चीज पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग टाइप्स ऑफ अम्ल देखा जाए ना, टाइप्स ऑफ अम्ल देखा जाए, टाइप्स ऑफ एसिड देखा जाए, एसिड लिख देते हैं ना। अम्ल के प्रकार देखा जाए मेरे भाई, अम्ल का जो होता है प्रकार जो होता है क्या होता है भाई, वो चीजें समझो ना, समझोगे तो मजा आएगा मेरे भाई। देखना अम्ल के प्रकार है, तो भाई अम्ल के प्रकार सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्रोतों के आधार पर ना, स्रोतों के आधार पर, स्रोतों के आधार पर, स्रोतों के आधार पर ना, ये 2 प्रकार के होते हैं मेरे भाई। स्रोतों के आधार पर जो होता है अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। अम्ल के हम भी बहुत सारे प्रकार बताने वाले हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। अब किसके आधार पर अम्ल को बांटा गया है वो सारा चीजें देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि स्रोतों के आधार पर ना, स्रोतों के आधार पर ना, स्रोतों के आधार पर मेरे भाई अम्ल क्या होंगे वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। स्रोतों के आधार पर अम्ल क्या होंगे उसकी परिभाषा देखेंगे। अब देखो मेरे भाई, तो भाई पहला होता है कार्बनिक अम्ल ना। ये 2 प्रकार के होते हैं ना, एक होता है कार्बनिक, नाम से पता चल रहा है सर कार्बनिक अम्ल किसे कहेंगे ना, कार्बनिक अम्ल। तो बाबू कार्बनिक अम्ल है ना, कार्बनिक अम्ल किसे कहेंगे, तो भाई जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं ना, जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं ना, जो क्या से होते हैं, प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, जो प्राकृतिक से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं। और ये भी देखने के लिए मिलेगा ना जिसमें कार्बन की मात्रा हो, जिसमें ना कार्बन की मात्रा हो ना, जिसमें कार्बन की मात्रा हो। तो ऐसे भी हम लोग कुछ अम्ल देखेंगे जिसमें बाबू जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं और जिसमें कार्बन की मात्रा होते हैं। तो स्रोतों के आधार पर हम लोग अम्ल को 2 भागों में बांटेंगे, एक तो होता है कार्बनिक अम्ल और दूसरा होता है अकार्बनिक अम्ल। अकार्बनिक अम्ल में अम्ल कार्बन की मात्रा रहेगा ही नहीं, नाम ही से पता चल रहा है कि सर कार्बनिक अम्ल में कार्बन रहेगा, अकार्बनिक अम्ल में कार्बन नहीं रहेगा ना। तो भाई इसका एग्जाम्पल क्या होता है, क्या स्रोत है, हम लोग कार्बनिक अम्लों को देख लेते हैं। भाई कार्बनिक अम्ल का स्रोत जैसे बोले ना कि प्राकृतिक से प्राप्त होता है, तो भाई देख लेते हैं कि क्या स्रोत है ना। स्रोत क्या है भाई ना, तो पहला आप देखे होंगे कि सर एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का नाम सुने हैं आप लोग, हाँ सर नाम सुने होंगे ना। सूत्र सबको पता है कि भाई CH3 होता है, COOH होता है। अब देखो इसमें कार्बन था कि नहीं भाई, तभी तो हम लोग इसको कार्बनिक अम्ल बोलेंगे। अरे मेरे भाई एसिटिक जो अम्ल है, एसिटिक अम्ल है वो क्या है, कार्बनिक है कि नहीं, हाँ सर कार्बनिक है। अब एक और चीज और देखोगे कि सर ये तो अम्ल है, अम्ल तो है, अब इसका स्रोत कहाँ है, स्रोत कहाँ है सर, एसिटिक
एसिटिक अम्ल के स्रोत क्या है? सबको पता है कि भाई इसका स्रोत जो होता है ना, सबको पता है कि सर प्राकृतिक से पाया जाता है। आपको सिरका में देखने के लिए मिलेगा। कहाँ? सिरका में। तो सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सबको पता है मेरे भाई, ये चीज़ें आप बहुत पहले ही से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, और नहीं भी पढ़े हैं तो देख लीजिए, अगर पढ़े हैं तो आपका रिविजन हो जाएगा। अब दूसरा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। दूसरा जो चीज़ देखोगे, दूसरा जो हम लोग चीज़ देखने वाले हैं वो देखेंगे, एसिटिक अम्ल के बाद होता है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। अब सिट्रिक अम्ल देखोगे ना, खट्टे पदार्थ में पाया जाता है ना। हम बोले हैं कि जितने भी कार्बनिक अम्ल है वो प्राकृतिक से मिलते हैं, ये तो आपको कंफर्म है। तो सर सिट्रिक अम्ल क्या प्राकृतिक में पाए जाते हैं? हाँ सर, नींबू जो होता है ना, नींबू, भाई नींबू जो है, नींबू में मिल जाएगा आपको ना, नींबू है। संतरा आप देख रहे हैं ना, संतरा, संतरा में भी देखने के लिए मिल जाएगा कौन? सिट्रिक अम्ल। ठीक है, तो नींबू और अगर आप देखेंगे संतरा में, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगर इसमें भी कार्बन की मात्रा होता है मेरे भाई, इसमें भी कार्बन की मात्रा होता है, इसमें भी कार्बन की मात्रा होता है। यह इसका सूत्र देखो, इसमें कार्बन 6 का है। ठीक है, और भी देखोगे भाई, और भी देखोगे इसका, तो हम लोग अब बताएंगे। एक होता है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का नाम सुने होंगे, क्या है कि फॉर्मिक अम्ल जो है ये कहाँ पाया जाता है मेरे भाई? और जानते हैं तो कमेंट करिएगा ना। इसका सूत्र होता है HCOOH। एक फॉर्मिक अम्ल है। हो सकता है ना कि कभी कभी फॉर्मिक अम्ल आपके ऑप्शंस में ना दे कि सर फॉर्मिक अम्ल का स्रोत क्या होता है, तो हो सकता है कि कभी कभी देता ही नहीं है। एक्चुअल में ये अच्छा, फॉर्मिक अम्ल जो है ना, ये कहाँ से प्राप्त होगा? तो ये चींटी के डंक में पाया जाता है। चींटी देखें, चींटी के डंक, चींटी के डंक में ना पाया जाता है। हो सकता है कि आपको फॉर्मिक अम्ल नहीं दे, वैसा क्वेश्चन पूछ दे कि सर कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और हो सकता है कि आपको ऑप्शन में देवे नहीं करेगा फॉर्मिक अम्ल। तब बाबू इसको और एक नाम से जानते हैं। फॉर्मिक अम्ल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं मेथनोइक अम्ल। का कहा जाता है? मेथनोइक अम्ल भी कहा जाता है। किस क्या कहेंगे मेरे भाई? तो मेथनोइक अम्ल, मेथनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है फॉर्मिक अम्ल। तो चींटी के डंक में हो गया, बिच्छू के डंक में भी यही फॉर्मिक अम्ल ही पाया जाता है ना। तो ये चीजें भी याद रख लेना। और भी देख लो, इसमें भी कार्बन है मेरे भाई, इसमें भी कार्बन है। तो बोले थे कि कार्बनिक अम्ल में ना कार्बन रहेगा ही रहेगा, ये प्राकृतिक में पाया जाता है, ये चीजें भी बताए हैं। ठीक है, और भी देख लेते हैं जो आपको पाया जाता है। जैसे आप सुने होंगे कि सर टार्ट्रिक अम्ल ना, टार्ट्रिक अम्ल ना, टार्ट्रिक अम्ल आपको पता होगा कि सर टार्ट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है सर ना। तो सर टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इमली में। कहाँ है? इमली, इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। और भी कुछ बताइए सर, मजा वाला बात बताइए। तो सर देखिए ना, और भी हम आपको बता रहे हैं। जैसे ऑक्जेलिक अम्ल का नाम सुने हैं? ऑक्जेलिक अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है सर? ऑक्जेलिक अम्ल ना आप बताएंगे सर टमाटर में पाया जाता है। टमाटर हो गया ना, पालक हो गया ना, टमाटर पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। एक और होता है ना, एस्कॉर्बिक अम्ल भी होता है ना। एस्कॉर्बिक अम्ल कहाँ पाया जाता है मेरे भाई? तो एस्कॉर्बिक जो होता है ना, एस्कॉर्बिक अम्ल मेरे भाई, ये भी पाया जाता है आपका ना। आंवला देखे मेरे भाई, आंवला देखे हैं। तो आंवला में अगर पूछ देगा कि कौन सा अम्ल है, तो आप बताएंगे कि एस्कॉर्बिक अम्ल है। और भी कुछ बताइए सर, अच्छा चीज बताइए सर। अच्छे और भी बता देते हैं ना, 3 4 5 6। अच्छा 6 छूट गया। 6 के बाद ना अब हम लोग अब 7 देख रहे हैं ना। यूरिक अम्ल का नाम सुने होंगे। तो यूरिक अम्ल जो होता है ना, यूरिक अम्ल होता है ना मेरे भाई, वो आपको ना यूरिन में पाया जाता है, पेशाब में पाया जाता है ना। पेशाब जो है उसमें पाया जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में यूरिन कहा जाता है। इसमें यूरिक अम्ल पाया जाता है ना। घास में भी देखोगे सर, कहोगे और बता दीजिए सर ना। हाँ सर बता दे रहे हैं, मजा आएगा आपको ना। तो घास होता है ना मेरे भाई, घास, तो घास में क्या पाया जाता है? तो जो घास में ना सर, वो पहले अम्ल बताते हैं, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल है ना मेरे भाई, बेंजोइक अम्ल है ना, वो आपको कहाँ पाया जाएगा? घास में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? घास में पाया जाता है, घास में पाया जाता है। तो हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे, अम्ल के टाइप पढ़े हैं, स्रोतों के आधार पर 2 भागों में बांटे हैं। एक होता है कार्बनिक अम्ल, एक होता है अकार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल हम पढ़ा दिए मेरे भाई। कार्बनिक अम्ल में आप जितना में भी देखोगे कार्बन की मात्रा होता है। दूसरा स्रोतों के आधार पर देखें, एगो के बोलते हैं अकार्बनिक अम्ल। अकार्बनिक अम्ल। तो
अकार्बनिक अम्लों को हम लोग खनिज अम्ल के भी नाम से जानते हैं, इसको खनिज अम्ल भी कहते हैं, खनिज अम्ल भी कहा जाता है। अब इसमें देखोगे ना, एक तो भाई कि जो ये अकार्बनिक अम्ल है, इसमें कार्बन होता ही नहीं है। इसमें जो होता है कार्बन जो है, कार्बन कटकुट, कार्बन नहीं होता है मेरे भाई, कार्बन होता ही नहीं है इसमें ना। जैसे आप एग्जाम्पल देख लो ना, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल में कहाँ कार्बन है मेरे भाई ना, हाइड्रोफ्लोरिक में कहाँ है ना, HCl देख लोगे, इसमें क्या कार्बन की मात्रा है, नहीं है। तो ये सारे जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होते हैं, ये सब बाबू कार्बनिक में नहीं अकार्बनिक में आते हैं। ये अकार्बनिक के प्रमुख एग्जाम्पल है और इस सबको हम लोग बेंच अम्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेंच एसिड के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि बेंच एसिड में कौन आते हैं, ये सारा सब बेंच एसिड में आते हैं। आ रहा समझ में नहीं आ रहा है? हाँ सर आ रहा है ना, तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं और आगे बताते हैं कि सर आप ना अम्ल की टाइप बता रहे हैं ना, टाइप ऑफ क्या बता रहे हैं, एसिड बता रहे हैं। और पहला बताए हैं सर ना किसके आधार पर, तो सर पहला बताया है ना सर कि स्रोतों के आधार पर। दूसरा हम लोग देखा जाए मेरे भाई, एक और होता है ना टाइप्स ऑफ एसिड में एक और प्रकार होता है मेरे भाई, एक और प्रकार होता है। अभी बहुत सारे प्रकार बताने वाले, एक बोलते हैं ऑक्सिक अम्ल, एक होता है ऑक्सी ना। इसमें बाबू क्या होता है, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के उपस्थिति के आधार पर हम लोग यहाँ इसको बांटेंगे ना, ये हम लोग लिख देंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के उपस्थिति के आधार पर हम लोग देखने वाले हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे मेरे भाई, यहाँ पर देखोगे तो पहला जो होता है ना, इसको बोलते हैं ऑक्सी अम्ल। क्या बोलते हैं? ऑक्सी अम्ल। और दूसरा क्या बोलते हैं ना, हाइड्रो अम्ल। दोनों बड़ा सिंपल्स होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि सर ऑक्सी अम्ल में ना ऑक्सीजन उपस्थित होता है और हाइड्रो अम्ल में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहता है। इसमें नाम क्या है भाई कि ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन के क्या होता है ना, प्रेजेंट होता है, उपस्थिति होता है। तो बाबू जिसमें बड़ा ही सिंपल है, ज़्यादा इसमें लोड देने की कोई क्या सर ऑक्सी अम्ल किसको बोलते हैं? जिसमें ऑक्सीजन होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है ना। अगर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन के क्या है, अनुपस्थिति है मेरे भाई, अनुपस्थिति है, तो आप क्या बोल सकते हो कि बाबू वो हाइड्रो अम्ल है। या हाइड्रो अम्ल को कभी कभी अनॉक्सी अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनॉक्सी अम्ल कहते हैं। इसको एग्जाम्पल के ही थ्रू हम लोग समझेंगे तो मजा आएगा ना। देखें जिसमें ऑक्सीजन है, जैसे अगर आप देखोगे मेरे भाई, जैसे देखोगे हम आपको एग्जांपल देते हैं ना, जैसे आपको H2SO4 ना, तो भाई इसमें हाइड्रोजन के साथ साथ अगर ऑक्सीजन है, तो इसको ऑक्सी अम्ल कह देते हैं ना। जैसे और अगर समझोगे मेरे भाई ना, तो H2SO4 हो गया ना। नाइट्रिक अम्ल में भी होता है यार, HNO3 में, इसमें भी देखो हाइड्रोजन के साथ साथ क्या है, हाइड्रोजन तो रहेगा ना। यही तो अम्ल की परिभाषा है कि जल में घुल करके H आयन देता है, तो हाइड्रोजन तो रहेगा। और साथ साथ अगर ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सी अम्ल। और कभी कभी भाई ऑक्सीजन नहीं रहता है तो इसको हम लोग अनॉक्सी अम्ल या प्लस में हाइड्रो अम्ल के नाम से जानते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखोगे ना, तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल हो जाता है ना, हाइड्रोजन साइनाइड हो जाता है ना, HCl हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाता है। ये सब आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, हाइड्रो अम्ल का उदाहरण है। और भी हम लोग देखते हैं भाई ना, टाइप ऑफ क्या एसिड ना, टाइप ऑफ एसिड में हम लोग और भी पढ़ते हैं। टाइप ऑफ एसिड में और हम लोग देखते हैं ना, किसके आधार पर अब देखा जाए मेरे भाई ना, तो अब हम लोग देखते हैं ना कि आयन के आधार पर। तो आयन के आधार पर हम लोग देखा जाए तो इसका दो भाग होता है। जैसे अगर आप देखेंगे, एक होता है प्रबल अम्ल, और प्रबल अम्ल को स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है ना, और दूसरा होता है ना दुर्बल अम्ल। क्या होता है भाई? दुर्बल अम्ल हम लोग दोनों को समझ लेते हैं साथ ही साथ। बहुत ज़्यादा आपको इसमें टाइम नहीं लगेगा और मज़ा भी आपको आने वाला है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड
और वीक एसिड को हम लोग समझने वाले थे। दोनों को हम आपको उदाहरण देकर के समझा देंगे, बहुत ही मजा आएगा आपको। तो प्रबल अम्ल की बात कहा जाता है ना कि प्रबल अम्ल किसको कहेंगे, तो कहा जाता है कि जो जल में घुल करके ज्यादा मात्रा में आयन देता है ना, जो ज्यादा मात्रा में अगर H आयन देता है ना, हाइड्रोजन आयन देता है, तो हम लोग बोल देंगे कि सर प्रबल अम्ल है। इसका उदाहरण देखोगे, प्रबल अम्ल का उदाहरण देखोगे मेरे भाई, तो क्या हो सकता है ना, HCl प्रबल अम्ल है ना, नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब क्या प्रबल अम्ल देखने के लिए मिल जाता है सर। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल भी प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। लेकिन दुर्बल अम्ल की बात कहा जाता है ना कि जो जल में घुल करके ज्यादा मात्रा में H आयन नहीं देता है। जैसे क्या होगा, ज्यादा मात्रा में देखोगे भाई, ज्यादा मात्रा में H आयन नहीं देता है ना, नहीं देता है। तो भाई ज्यादा मात्रा में H आयन नहीं देता है तो हम उसको दुर्बल कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं ना कि जो कम मात्रा में H आयन देता है, उसी को दुर्बल अम्ल कहते हैं। इसमें देखोगे मेरे भाई, इसमें दुर्बल अम्ल के देखोगे, जैसे आ जाएगा ना CH3COOH ना, ये आपका क्या है, एसिटिक अम्ल। ये सब दुर्बल अम्ल माना जाता है। बहु फॉर्मिक अम्ल भी आता है ना, ये सब दुर्बल अम्ल है ना, इसको प्रबल अम्ल नहीं कह सकते हैं। सिट्रिक अम्ल भी देख लोगे, मेरे भाई, सिट्रिक अम्ल भी जो देख लोगे ना, ये भी क्या है, ये सब किसका उदाहरण है, तो दुर्बल अम्ल का उदाहरण माना जाता है। आ रहा चीजें समझ में कि नहीं आ रहा, कैसे जा रहे हो, हाँ सर समझ में आ रहा है। और भी टाइप बताएं कार्बन का ना, 2 टाइप बता दिए, तीसरा टाइप बताएं, एक टाइप और बता देते हैं। सांद्रता के आधार पे भी हम लोग टाइप बांट देंगे। सर कहेंगे सर कितना टाइप बता रहे हैं सर, कितना टाइप एसिड होता है ना, तो बहुत 4 प्रकार के होता है मेरे भाई ना, 3 को बता दिए हैं। एक और पढ़ोगे ना कि सांद्रता के आधार पर ना, बिलियन में सांद्रता के आधार पर अम्ल भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे ना सर, एक होता है सर ना कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सांद्र अम्ल। क्या कहा जाता है, सांद्र अम्ल ना। अब एक होता है तनु अम्ल, क्या होता है, तनु अम्ल। दोनों को भी, इसको भी साथ में समझा देते हैं एक ही साथ। सांद्र अम्ल क्या होता है, और दूसरा अगर पढ़ोगे मेरे भाई, एक बोलते हैं तनु अम्ल। क्या बोलते हैं, तनु अम्ल। और तनु अम्ल का इंग्लिश क्या होता है, सबको पता है सर, डाइल्यूट एसिड होता है। क्या होता है सर, डाइल्यूट एसिड होता है। और इसको समझोगे ना दोनों को तो बड़ा ही मजा आएगा। अब एक इसमें क्या आता है ना सर, तो सिंपल समझोगे, सांद्र मतलब होता है गाढ़ा, क्या हो जाता है, गाढ़ा। और तनु मतलब क्या हो जाता है भाई, पतला। क्या हो जाता है, पतला। समझने के लिए हम आपको बताएं, कुछ ऐसा अम्ल के बिलियन ले लीजिए, जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो। अम्ल की मात्रा गाढ़ा कब होगा, जैसे हम आपको समझा रहे हैं ना कि सर हमको ना शरबत बनाना है, जल और चीनी को मिला करके क्या बनाना है, इक्वल टू शरबत बना देंगे। क्या बनाएंगे सर, शरबत बनाएंगे, शरबत। अब शरबत गाढ़ा कब होगा, चीनी ज़्यादा मिलाओगे तभी तो ना। ये तो जल को हम लोग विलायक कहते हैं भाई, ये विलायक है, जल क्या है, विलायक है ना। तो चीनी, इस विलायक में विलय जितना ज़्यादा मिलाओगे, जितना ज़्यादा चीनी मिलाओगे, उतनी शरबत गाढ़ा होता जाएगा। और शरबत में अगर कम मात्रा में चीनी मिलाओगे तो पतला हो जाएगा, उसी को हम लोग बोल देंगे क्या, तनु अम्ल। तो भाई सांद्र और तनु में ज़्यादा डिफरेंस नहीं माना जाता है ना, ये गाढ़ा और बस पतला ही याद आप कर लोगे तो अच्छा रहेगा आपको ना। जैसे हम आपको समझा देते हैं, जैसे इसी को देख करके देखेंगे, वैसा अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक से ज्यादा हो। विलायक मतलब जल ना भाई, चीनी का मात्रा ज्यादा हो तभी तो गाढ़ा होगा, मतलब विलायक से ज्यादा कौन है, चीनी है। तो वैसा अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, विलायक से भाई ज्यादा रहेगा तभी ना गाढ़ा होगा। तो इसको अगर डिफिनेशन लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं कि वैसा अम्लीय विलयन ना, जिसमें अम्ल की मात्रा, जिसमें अम्ल की जो मात्रा है, अम्ल की मात्रा ना विलायक से क्या अधिक हो, विलायक से अधिक हो, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सांद्र अम्ल। वैसा अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक से अधिक होगा ना, तो उसी को हम लोग सांद्र अम्ल की परिभाषा दे देते हैं।
अब पतला डाइल्यूट किसको बोलेंगे भाई, डाइल्यूट किसको बोलेंगे ना, जिस पतला हो। तो वैसा अम्लीय विलयन भाई, वैसा अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा ना विलायक से क्या हो, कम हो जाएगा, उसी को भाई तनु अम्ल कहेंगे, डाइल्यूट कहेंगे। डाइल्यूट मतलब पतला हो जाएगा। इसको तो सर उदाहरण बताइए सर, उदाहरण क्या होता है। तो सर उदाहरण सिंपल है ना, अगर आपको इसका उदाहरण देखना है तो अगर HCl अम्ल है ना तो बोलेंगे कि तनु HCl अम्ल, सांद्र HCl अम्ल, बस पिछुआ लगा देना है। जैसे हम आपको बताते हैं ना, नाइट्रिक अम्ल है कि नहीं, नाइट्रिक अम्ल है। तो भाई एक बात बताइए, अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाएगा तो हो जाएगा सांद्र अम्ल, तो बोलेंगे कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल। कम हो जाएगा तनु नाइट्रिक अम्ल। समझा कि नहीं समझा मेरे भाई? इसका डेफिनेशन लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे लिख लीजिएगा। वैसा अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक से क्या हो, कम हो, उसी को हम लोग बोल देंगे तनु अम्ल। तनु अम्ल आ रहा समझ में कि नहीं चीजें? हाँ सर आ रहा है, आ रहा है। उदाहरण क्या होगा, सब में खाली तनु लगा दोगे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु नाइट्रिक अम्ल, तनु हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, तो सांद्र हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, सांद्र HCl हो जाएगा। तो इसी तरह से उदाहरण इसका चलते रहेगा ना। तो ये चीजें आप समझ गए ना। तो हम लोग क्या देखेंगे मेरे भाई, क्या क्या पढ़े हो? तो हम लोग पढ़े हैं कि सर अम्ल के टाइप पढ़े हैं ना, स्रोतों के आधार पर कार्बनिक और अकार्बनिक पढ़े हैं, ऑक्सी अनऑक्सी पढ़े हैं ना, प्रबल और दुर्बल पढ़े हैं, और सांद्र अम्ल और क्या पढ़ लिए, तनु अम्ल पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? तनु अम्ल। अब हम लोग पढ़ते हैं ना कि अम्लों का सर उपयोग, जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछेंगे सर अम्लों का प्रयोग हम लोग पढ़ लेने वाले हैं। अम्लों का पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, उपयोग पढ़ लेते कि क्या क्या उपयोग हो सकता है सर। तो हम लोग उपयोग पढ़ोगे ना तो बड़ा ही मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा मेरे भाई। अम्ल का अगर उपयोग पढ़ने वाले हो, अम्ल का उपयोग पढ़ोगे तो सबसे पहले ना हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सर अम्ल क्या है सर, अम्ल मजा आएगा कि नहीं सर ना। तो आप देखोगे पहला अम्ल हम लोग लिखते हैं सर एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल है। इसका क्या क्या प्रयोग है सर, आप बताइए ना सर। तो बता रहे हैं मेरे भाई, कहा ला टेंशन ले रहा है ना। इसका सूत्र भी लिख दिया है सर। इसका प्रयोग ना, इसका प्रयोग हम लोग अचार जानते हो तो अचार में ना, सलाद में भी करते हैं, और साथ साथ जो खाद्य पदार्थ होता है ना, खाद्य जो पदार्थ है, खाद्य पदार्थ के संरक्षण में, परिरक्षण में लिख दे, परिरक्षण में हम इसका क्या कर लेंगे, प्रयोग कर लेंगे। तो भाई एसिटिक अम्ल का प्रयोग कहाँ है, अम्लों का हम लोग उपयोग पढ़ रहे हैं भाई, क्या क्या उपयोग हो सकता है। तो सर एसिटिक अम्ल का प्रयोग हम लोग सर अचार को बनाने में किए हैं ना, सलाद बनाने में, खाद्य पदार्थ को परिरक्षण के रूप में भी किया गया है। और दूसरा चीज देखोगे ना मेरे भाई, दूसरा चीज देखोगे एसिटिक अम्ल के बाद होता है ना, एक बार सर सिट्रिक अम्ल के बारे में बताइए सर। कि सिट्रिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल जो है इसका कहाँ हम लोग प्रयोग करते हैं मेरे भाई, कहाँ हम लोग प्रयोग करते हैं ना, कहाँ प्रयोग हम लोग करते हैं, तो सब बता देते हैं सर। सिट्रिक अम्ल का प्रयोग क्या है, नमक जानते हो तो पहले के नमक ना बड़ा ही मेटेला टाइप के होता था, मेटेला मतलब मिट्टी के ज्यादा अंश लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो नमक को चमकदार बना, नमक को क्या करने में ना, चमकदार नमक में ना, इसको ऐसे लिख देते हैं चमकदार नमक में ना, चमकदार नमक में भी प्रयोग करते हैं। अच्छी बात है, हाँ सर अच्छी बात है कि सिट्रिक अम्ल का प्रयोग सर चमकदार नमक में, और धातुओं को साफ करने में भी ना, धातुओं को क्या करने में, साफ करने में इसका प्रयोग कर दिया जाता है। तो भाई सर सिट्रिक अम्ल का सर प्रयोग बता दिए सर ना, एसिटिक अम्ल का प्रयोग बता दिए। कहा और बताइए सर, बहुत सारा चीज बता रहे हैं, कहा ला टेंशन ले रहे हो, एग्जाम में जो पूछेगा वही हम आपको बता रहे हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत बार पूछा है। अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है बता दिए हैं सर ना, कि H2SO4 हो जाएगा आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा। अब इसका हम लोग प्रयोग अभी पढ़ लेते हैं सर। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग जो होता है ना, वो कार के बैटरी में भी प्रयोग करते हैं ना। पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम शोधन में भी किया जाता है, पेट्रोलियम शोधन में कर लोगे। और भी देखोगे ना मेरे भाई, और भी देखोगे, पेट्रोलियम शोधन हो गया, कार के बैटरी में भी प्रयोग करते हैं ना। पेंट जानते हो, पेंट में किया जाता है, डाई में किया जाता है, ETC लिख लो, इसका बहुत सारा प्रयोग देखने के लिए मिल जाता है सर सल्फ्यूरिक अम्ल का। कुछ और भी समझाए? हाँ सर और भी समझाए ना, मजा आ रहा है तो और देख लो, मजा आ रहा था भाई,
मज़ा आ रहा है तो भाई यहाँ और एक चीज़ पढ़ते हैं ना चौथा में। सर चौथा का नाम क्या है सर ना, तो एक सर नाइट्रिक अम्ल है। सर नाइट्रिक अम्ल के बारे में बताइए सर। ये नाइट्रिक अम्ल जो होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है तो सबसे पहले तो सूत्र ही देख लेते हैं, HNO3। HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है मेरे भाई, याद करते हुए चलना। और इसका प्रयोग देख लेते हैं। पहले तो उर्वरक में भी प्रयोग करते हैं, उर्वरक जानता है ना, उर्वरक में प्रयोग करते हैं ना। एक्वा रेजिया में भी प्रयोग करते हैं, एक्वा रेजिया में भी प्रयोग किया जाता है। सर कहेंगे सर एक्वा रेजिया क्या है सर बताइए ना। सर बता रहे हैं एक्वा रेजिया ना। और है विस्फोटक ना, विस्फोटकों में भी इसको प्रयोग किया जाता है, किसका, नाइट्रिक अम्ल का। तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग बता दी। एक चीज़ और भी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या पढ़ोगे मेरे भाई, पचवा जो होता है ना वो होता है क्या है पता है, हाँ सर पता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है सर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, क्लोरिक अम्ल का सर बताइए ना कि सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या प्रयोग हो सकता है। तो इसका भी प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग हम लोग औषधि में करते हैं, औषधि में भी प्रयोग किया जाता है, औषधि में किया जाता है। और एक्वा रेजिया में भी प्रयोग करते हैं। और भी कहाँ प्रयोग करते हैं मेरे भाई, हाँ तो इतना तो ज़्यादा प्रयोग सर देख लिए। सर एक बात और हम आपको समझा देना, क्या समझा देते हैं सर, एक्वा रेजिया बता रहे सर, एक्वा रेजिया क्या होता है। तो कहा जाता है कि HCl, अच्छा इसका सूत्र HCl होता है ना, हाँ सर। तो कहा जाता है HCl को ना नाइट्रिक अम्ल में मिला दोगे, 3:1 में मिला दोगे, 3:1 में मिला दोगे तो बन जाएगा एक्वा रेजिया। क्या बन जाएगा सर, एक्वा रेजिया, एक्वा जो है रेजिया बन जाएगा। और एक्वा रेजिया का ना अम्लराज कहा जाता है, अम्ल का राज है, अम्लों में क्या है, राजा है। मतलब ये अम्लों में राज है, अम्लराज कहा जा रहा है। मतलब सोना को घुला लेगा, इतना मतलब प्रबल है, इतना स्ट्रॉन्ग जो होता है कि सोना, चांदी, प्लेटिनम को अपने में घुलाने की क्षमता रखता है। कौन, एक्वा रेजिया रखा जाता है। तो एक्वा रेजिया में कौन घुल सकता है, सोना चांदी भी घुल सकता है, प्लेटिनम में घुल जाए, हार्ट से हार्ट जो है इसमें घुल जाता है। इसी को हम लोग अम्लराज कहा जाता है। और भी कुछ प्रयोग है सर, हाँ एक और है बोरिक एसिड, वाला आपसे पूछ देगा ना, जैसे कहेगा ना कि सर पचवा हो गया, छठा में देखेंगे बोरिक एसिड। कि बोरिक एसिड, बोरिक जो एसिड है, अम्ल भी लिख सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख दीजिए ना। सूत्र होता है H3BO3 होता है, बोरिक एसिड का होता है। सबसे ज़्यादा देखोगे ना, जैसे आप देखे होंगे कि सर जो सरकार होती है ना, तो सरकार जब गोदाम में चावल और गेहूं को रखता है ना, तो उसमें बोरिक एसिड का छिड़काव किया जाता है ताकि घुन न लगे, या प्लस में वो चावल और गेहूं खराब ना हो पाए। तो आप देखोगे कि सर चावल जो होता है ना, चावल एवं गेहूं, चावल एवं क्या, गेहूं के, चावल एवं गेहूं के क्या बोल सकते हैं कि सर चावल एवं गेहूं के संरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। और भी बोल सकते हो कि सर पादपों के बोरोन की कमी को दूर करने के लिए हम इसको छिड़काव करते हैं ना। और भी देखो कैरम होता है, कैरम बोर्ड होता है, उसमें डाई लुब्रिकेंट में भी इसका प्रयोग किया जाता है, कैरम के डाई लुब्रिकेंट में प्रयोग किया जाता है बोरिक एसिड का। और भी देखोगे एक और है सर, ऑक्जेलिक अम्ल का भी कुछ बता दीजिए सर कि ऑक्जेलिक अम्ल क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग क्या हो सकता है सर। तो ऑक्जेलिक अम्ल के सबसे पहले ना आप सूत्र देख लोगे मेरे भाई। तो ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या हो सकता है सर ना, तो सूत्र बाबू ना 2 और कितना होता है 4 ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है ना। इसका प्रयोग ना हम लोग, ऑक्जेलिक अम्ल का जो प्रयोग किया जाता है वो फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है ना, एवं ना कपड़ों के रंगाई में, कपड़ों के क्या करने में, रंगाई में। तो कपड़ों के रंगाई में भी हम लोग किसका प्रयोग कर देते हैं मेरे भाई, तो किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। ठीक है, यह आपका पार्ट 1 रहा है ना एसिड का। अगर अच्छा लगेगा आपका, अगर इच्छा रहेगा तो हम पार्ट 2 भी बनाएंगे जिसमें हम लोग बेस को पढ़ाएंगे ना, और फिर पार्ट 3 बनाएंगे जिसमें हम लोग लवण को पढ़ाएंगे बारीकी रूप से। तो मज़ा आ रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके चले जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।